इस धरती के हैरत अंगेज बेहद आधुनिक ढांचों से लेकर देखिए जरा इस 632 मीटर ऊंची बुलंद इमारत को, इसकी फौलादी आधुनिक मशीनों तक। मैगला की जो खूबी इसे हमारी रोजमर्रा की बाकी ट्रेनों से एकदम अलग कर देती है वो है इसकी रफ्तार, ये जैसे हवा में उड़ती है। अतीत के बेमिसाल आविष्कारकों के बिना ये सब नामुमकिन था। इस प्लेन का जवाब नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस तकनीक के बिना अमेरिका जैसा जिंदा दिल शहर कभी भी वजूद में आ पाता। इसे देखते ही आप समझ सकते हैं कि इसे स्पिटफायर ऑफ द सी क्यों कहा जाता है। इस एपिसोड में एक विशाल ब्रिज सक्रिय ज्वालामुखी वाले इलाके में बनाया गया। ये ज्वालामुखी किसी भी पल फट सकता है। ये बेहद आधुनिक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कमाल है। इस पुल का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे है। और कमाल है नई राह गढ़ने वाले ऐतिहासिक डिजाइन्स का। 35 डिग्री पर फोर्ट के डूबते समय सभी 100 आदमी उस पर लटके हुए थे। आप देख सकते हैं कि वाकई हर तार एक के बाद एक टूट रहा है। जिसने नामुमकिन को बनाया मुमकिन। और आप जो देख रहे हैं वो बेजोड़ है। अगस्त सन 2004 में रियन एंटेरियन ब्रिज पहली बार ट्रैफिक के लिए खोला गया। यह विशालकाय स्ट्रक्चर नए जमाने की इंजीनियरिंग का शानदार करिश्मा है। लगभग 3 किलोमीटर लंबे गल्फ ऑफ कॉरिंथ पर फैले इंजीनियरिंग के इस बेजोड़ नमूने में सबसे लंबा, पूरी तरह सस्पेंडेड डेक, सबसे गहरी बुनियादें और दुनिया के किसी भी ब्रिज से बड़े सपोर्टिंग पियर्स हैं। चीफ इंजीनियर पैनियोटिस पेपरनिकलस के लिए यह ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका सपना उन्होंने बरसों से देखा था। ब्रिज को लेकर मेरे अंदर हमेशा से एक जुनून था कि एक दिन शायद मैं वो बनाऊंगा। लेकिन सदियों से चली आ रही कई कुदरती चुनौतियों के चलते इस खाड़ी पर ब्रिज बनाना नामुमकिन लगता था। इस वक्त हम पेलोपोनीज वाले किनारे पर हैं और उस पार कॉन्टिनेंटल ग्रिड है। सालों पहले वो चीज़ें बहुत करीब थीं और फिर वो एक दूसरे से दूर खिसकती गईं। इस पूरे इलाके में टेक्टोनिक फॉल्ट्स हैं और हम दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए हैं और इन हिस्सों की जियोलॉजी इसे कुदरती विंड टनल बना देती है। इसके अलावा एक और जबरदस्त चुनौती थी। यहाँ पर यह खास हिस्सा असल में ग्रीस का भूकंपीय इलाका है और यूरोप का भूकंपीय इलाका है। इंजीनियरिंग से जुड़ी ऐसी दिक्कतों की लंबी फहरिस्त थी जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। दोनों तरफ के जमीन के बड़े टुकड़े एक दूसरे से लगातार दूर खिसक रहे हैं। पानी गहरा है, तेज हवा और बड़े भूकंप के खतरे भी हैं। इन सब मुश्किलों के होते हुए रियन एंटेरियन ब्रिज को बनाना असल में एक बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा काम था। लेकिन एक सुरक्षित क्रॉसिंग की सख्त जरूरत थी क्योंकि कॉरिंथ की खाड़ी के खतरनाक पानी ने बोट की क्रॉसिंग्स को नामुमकिन बना दिया और जरूरी चीजों का इस इलाके या प्रायद्वीप में पहुंचना मुश्किल था। ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जिसमें लोगों ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि खराब मौसम की वजह से बोट खाड़ी को पार नहीं कर पाती थी और लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए इस ब्रिज की खास जरूरत थी। इसलिए 1990 के दशक में सरकार ने तय किया कि वो आधुनिक यूनानी इतिहास में इंजीनियरिंग की एक सबसे शानदार कारीगरी को अंजाम देगी। सबसे पहली नामुमकिन सी दिखने वाली चुनौती थी दोनों किनारों के बीच लगभग 3 किलोमीटर का फासला। इतने लंबे फासले का मतलब था कि बिना पिलर के सहारे वाले ब्रिज को बनाने का सवाल ही नहीं था। इसलिए किसी भी डिजाइन में 65 मीटर गहरे पानी में सपोर्टिंग टावर्स बनाने की जरूरत पड़ती। ये इतनी ज्यादा गहराई है कि कोई भी ब्रिज डिजाइनर इसको नहीं बनाना चाहेगा। समुद्र तल के नीचे क्रॉस सेक्शंस में हम किनारे की शुरुआत से ही गहरे पानी में जाते हैं, इसलिए भले ही हम किसी भी तरह का ब्रिज बनाना चाहें, हम पानी की गहराई से नहीं बच सकते।
इस जबरदस्त रुकावट को पार करने के लिए पैंजियोटिस और उनके साथी इंजीनियर्स को अतीत के महान आविष्कारकों से प्रेरणा लेनी पड़ी ताकि वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकें। पानी में कोई निर्माण करना हमेशा से इंजीनियर्स के लिए बेहद कड़े इम्तिहान जैसा रहा है। शुरुआती लाइट हाउसेज कुदरत के भरोसे टिके होते थे, जिससे उन्हें बुनियाद के लिए सुविधाजनक चट्टान मिल जाती थी। ऐसी चट्टानों पर लाइट हाउसेस टिक सकते हैं, लेकिन उस पर ब्रिज नहीं बन सकते। आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने में बहुत वक्त लगता था और गहरे पानी में वो टिक नहीं पाते थे। 19वीं सदी में पानी के नीचे बिल्डिंग साइट्स बनाने के लिए कीसन्स कहे जाने वाले प्रेशराइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाए गए, पर वो बेहद मुश्किल और खतरनाक दोनों थे। किस्मत से 20वीं सदी में एक नई तकनीक का आगाज हो रहा था। खतरनाक कोरिंथ की खाड़ी पर ब्रिज बनाने के लिए इंजीनियर्स को एक बेजोड़ तकनीक से प्रेरणा लेनी पड़ी, जिसका करीब 60 साल पहले एक दिलेर ब्रिटिश इंजीनियर ने बखूबी इस्तेमाल किया था। इंजीनियरिंग के दिग्गज गाय मॉन्सेल ने 40 के दशक में ऐसा तरीका इजाद किया जिसने समुद्र पर निर्माण की चुनौती को बखूबी जीत लिया। प्रोफेसर लूक बिस्बी इंग्लिश चैनल में उस चीज के अवशेष को देखने जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग के एक दिग्गज का सबसे जबरदस्त और नामुमकिन दिखने वाला आविष्कार था। गाय मॉन्सेल के असर को आज की इंजीनियरिंग पर मेरे ख्याल से नकारा नहीं जा सकता। ये पहला मौका था जब इस तरह की कोई चीज बनाई गई थी और इसलिए ये वाकई इंजीनियरिंग की काफी दिलेर पेशकश थी। ये ऐसा आविष्कार था जो दूसरे विश्व युद्ध की वजह से हुआ। युद्ध छिड़ते ही ये जाहिर हो गया कि जर्मन बॉम्बर्स का पहला निशाना थेम्स नदी थी, जो लंदन के डॉक्स को बर्बाद करके और बारूदी सुरंगें बिछाकर मित्र राष्ट्रों की शिपिंग में रुकावट डालना चाहते थे। इसलिए सिविल इंजीनियर गाय मॉन्सेल ने सी डिफेंस से बचाव के लिए एक बेजोड़ नया डिजाइन सुझाया। इस डिजाइन में 24 मीटर के कंक्रीट के 2 टावर वाले नेवल फोर्ट्स थे, जिसके हर टावर में रहने के 4 माले और सबसे ऊपर एक गन डेक था। लेकिन मॉन्सेल के डिजाइन का बेमिसाल हिस्सा फोर्ट का खाका नहीं था, बल्कि उन्हें बनाने और तैनात करने का तरीका था। ये फोर्ट, जिसमें से एक नॉक जॉन को ल्यूक देखने जा रहे हैं, पूरी तरह लीक से हटकर थे। इस नॉक जॉन को जमीन पर बनाने वाली जगह से 5 से 10 किलोमीटर दूर लाकर पानी में ठीक उस जगह डुबोया गया था जहां आप उसे देख रहे हैं। गाय मॉन्सेल का बेहतरीन आइडिया ये था कि फोर्ट्स के आधार को विशाल खोखले कंक्रीट के बार्जेस जैसा बनाया जाए, जिनमें जबरदस्त वजन होने के बावजूद तैरने की बुओयंसी हो। मॉन्सेल ने फोर्ट को इन बड़े कंक्रीट के बार्जेस के ऊपर बनाया और फिर हिसाब लगाया कि बार्जेस कितने बड़े होने चाहिए ताकि वो फोर्ट का वजन संभाल सकें, जिससे उन्हें पानी में ले जाकर सही जगह पर डुबोया जा सके। ड्राई डॉक के बनाए जाने के बाद 4,500 टन के विशालकाय कंक्रीट के फोर्ट को समुद्र में खींच कर ले जाया गया, जिसके ऊपर दल के 100 सदस्य पहले ही मौजूद थे। जब वो फोर्ट को उस जगह ले आए जहां वो चाहते थे, तो उन्होंने असल में बस टॉप कॉक को निकाल दिया और पानी को उसमें भरने दिया। जब पानी उसमें भरने लगा तो बाज पानी में धंसना शुरू हो गया और आखिर में सीधे पानी में चला गया। इस पुरानी फुटेज से पता चलता है कि ये प्रक्रिया कितनी नाटकीय और खतरनाक लगती थी। 35 डिग्री पर फोर्ट के डूबते समय सभी 100 आदमी उस पर लटके हुए थे। इस खतरनाक और नाटकीय ढंग से डूबने के बावजूद मॉन्सेल का बेमिसाल डिजाइन पूरी तरह कारगर रहा। बार्ज का तल असल में पानी से भर गया और आखिर में पूरा बार्ज तल तक डूब गया और सीधा हो गया। आने वाले सालों में फोर्ट्स ने ब्रिटिश फोर्सेस की दुश्मन के 22 एयरक्राफ्ट और 30 फ्लाइंग बॉम्ब्स को मार गिराने में मदद की, जिससे उन्होंने न सिर्फ लंदन को हमले से बचाया बल्कि इंजीनियरिंग का इतिहास भी रचा। इस तरह के कंस्ट्रक्शन का असर आज आप इंजीनियरिंग के सभी अलग अलग पहलुओं में देख सकते हैं। आप इसका असर समुद्र के बीच ऑयल प्लेटफॉर्म्स वाली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में देख सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल विंड टर्बाइन्स के लिए बुनियाद बनाने में देख सकते हैं और बड़े बड़े ब्रिज स्ट्रक्चर्स की बुनियाद बनाने में देख सकते हैं। और तैरते कंक्रीट का सबसे शानदार इस्तेमाल रेन एंटेरियन ब्रिज पर किया गया। चार विशालकाय कंक्रीट ब्रिज सपोर्ट्स को बनाने की चुनौती से निपटने के लिए
पेपनिकलस और उनके साथी इंजीनियर्स ने गाय मॉन्सेल द्वारा बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किए गए उन प्रिंसिपल्स को लेकर उन्हें सुपर साइज्ड बना दिया। सन 1998 में ब्रिज बनाना शुरू किया गया। हर एक खोखले पियर फुटिंग को ड्राई डॉक में बनाया गया, पर उस पैमाने पर जिसकी गाय मॉन्सेल कभी कल्पना भी नहीं करते। हर एक पियर एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था और वजन हैरत अंगेज रूप से 70,000 टन था। लेकिन इससे पहले कि फुटिंग्स को सही जगह पर पहुंचाया जाता, इंजीनियर्स के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई जो मॉन्सेल को पेश नहीं आई थी। कोरिंथ की खाड़ी यूरोप में एक सबसे सक्रिय ज्वालामुखीय इलाके में आती है। भूकंप के समय समुद्र का नरम तल ढीला हो जाता, जिसकी वजह से पियर्स डूबते और ब्रिज ढह जाता। जब तक इस समस्या का हल नहीं मिलता, प्रोजेक्ट का नाकाम होना तय था। हमें इस बात का हल ढूंढना था कि नीचे की मिट्टी को कैसे मजबूत बनाएं, जिससे वो उस वजन को, उन विशाल स्ट्रक्चर्स को और भूकंप के कहर को भी झेल सके। इंजीनियर्स ने एक बेजोड़ हल निकाला। उन्होंने 30 मीटर लंबी सैकड़ों ट्यूब्स को उन हिस्सों की मिट्टी में गाड़ दिया जहां 4 पियर्स टिकने थे। मान लीजिए कि बुनियाद दही जैसी थी, मतलब जैसे दही के अंदर स्ट्रॉस डालकर आप उसे मजबूती देते हैं। इस बेजोड़ आइडिया ने समुद्र तल को स्थिर कर दिया और जिस जगह अमूमन जमीन में ब्रिज फुटिंग्स टिकाई जाती हैं, उस जगह उन्होंने बजरी की 3 मीटर मोटी परत बिछा दी, जिसकी बदौलत वो भूकंप आने के हालात में आराम से हिल-डुल सकते थे। ये बिल्कुल नया बेमिसाल डिजाइन था। इंजीनियरिंग में पहली बार, इस ब्रिज में पहली बार आजमाया गया और इस हल के बिना इस ब्रिज को बनाना नामुमकिन होता। बुनियादें बिछाने के बाद इंजीनियर्स कंक्रीट के विशाल पियर बेसिस को खाड़ी में 1 किलोमीटर अंदर लेकर आए। फिर इंजीनियर्स ने इस निर्माण के एक सबसे जबरदस्त और मुश्किल काम को अंजाम दिया, यानी वो विशाल पियर्स को ऊपर की तरफ बनाते रहे जबकि वो पानी में तैर रहे थे। हम ठीक उस जगह पर हैं जहां इस हिस्से को, जिस पर मैं खड़ा हूं, इसे ड्राई डॉक और वेट डॉक में बनाया गया था और यहां से इसे और ऊपर की तरफ बनाया गया जब वो इस जगह पर थे। भारी कंक्रीट की हर नई परत पियर को और डुबोती और उसे नीचे समुद्र तल की तरफ धकेल देती। पियर्स जैसे जैसे बनते गए, लहरों से एक विशाल स्ट्रक्चर उभरने लगा। आखिर में 4 विशालकाय खोखले फाउंडेशन पियर्स खड़े हो गए जो पिछले किसी भी ब्रिज के लिए नहीं बने थे, जिससे पानी के अंदर विशाल कंक्रीट की गुफाएं बन गई। हम समुद्र तल से 64 मीटर नीचे हैं और ये फुटिंग है। इस फुटिंग की लंबाई चौड़ाई करीब 90 मीटर है, जो कि एक फुटबॉल के मैदान के बराबर है। पर इस अत्याधुनिक नए जमाने के अजूबे को बनाने में इसके बिल्डर्स को अब भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अतीत के आविष्कारकों से सीख ली। हादसे को नजदीक से समझने के लिए मान लीजिए कि ये ब्रिज पर लगी हुई आग है, ताकि इंजीनियरिंग को और बेहतरीन बनाया जा सके। रियन एंटेरियन ब्रिज, जो ग्रीस में कोरिंथ की खाड़ी को पार कर रहा है, आधुनिक इंजीनियरिंग की मिसाल है। 3,20,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 1 लाख टन से ज्यादा स्टील और 62 किलोमीटर लंबी केबल की मदद से बना दुनिया का सबसे लंबा फुली सस्पेंडेड केबल पर टिका ब्रिज। इतने बड़े पैमाने और पेचीदगी वाली कंस्ट्रक्शन को अंजाम देने की कोशिश में पैनिजियोटिस पेपनिकलस और उनके साथी इंजीनियर्स ने अपने लिए एक नामुमकिन दिखने वाली चुनौती खड़ी कर ली। कोरिंथ की खाड़ी यूरोप के सबसे अहम और व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है और अपने सबसे संकरे हिस्से में भी ये करीब 3 किलोमीटर चौड़ी है। बेशक ब्रिज बनाने के लिए हमें खाड़ी के सबसे संकरे हिस्से को ढूंढना था ताकि हम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे छोटा ब्रिज बना सके, पर हमें नेविगेशन से जुड़ी चुनौतियों को भी ध्यान में रखना था। ऐसे डिजाइन को ढूंढना जो शिपिंग के काम में बिना दखल दिए इस फासले तक फैल सके, इंजीनियर्स को प्रेरणा लेने के लिए अतीत के महान आविष्कारकों की तरफ रुख करना पड़ा।
सबसे पहले रोमन्स ने ऐसे ठोस ब्रिजेस बनाए जो सालों साल टिके रहे, पत्थर और एक क्रांतिकारी सरल आकार यानी आर्च का इस्तेमाल करके। लेकिन फासला बढ़ने पर ज्यादा आर्चेस की जरूरत पड़ती थी और ब्रिज उतना ही भारी हो जाता था। सैकड़ों साल तक हाई एंडीज में रहने वाली इनका कम्युनिटीज ने तंग घाटियों को पार करने के लिए लटके हुए लकड़ी के वॉकवेज का इस्तेमाल किया। कहते हैं कि 16वीं सदी में पेरू में पहुंचे स्पेनिश एडवेंचरर्स हैरानी और दहशत में आ गए जब उन्होंने वो झूलते ब्रिजेस देखे जो कभी भी गिर सकते थे। अब जरूरत थी तो नए बिल्डिंग मटेरियल्स और नए नजरिए की, और सन 1826 में एक काबिल इंजीनियर ने अपनी काबिलियत का बेजोड़ नमूना दिखाया। मेनाई सस्पेंशन ब्रिज वाकई थॉमस टेलफोर्ड की बेजोड़ उपलब्धि है, जो ब्रिटेन के अब तक के एक बेहतरीन सिविल इंजीनियर थे। टेलफोर्ड एक कामयाब इंजीनियर थे और वो अब तक नहरें, सड़कें और ब्रिजेस बना चुके थे, पर उन्होंने इस पैमाने पर कोई चीज नहीं बनाई थी और इसलिए ये ब्रिज उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाला था। उस समय वेस्ट मेनाई स्ट्रेट मेनलैंड वेल्स को आइलैंड ऑफ एंगलसी से अलग करता था। तब तक ब्रिज बनाना नामुमकिन रहा होगा। बरसों से चले आ रहे आर्च डिजाइन को न सिर्फ बेहद विशाल होना पड़ता, बल्कि उसकी वजह से पानी में ऊंचे ऊंचे जहाजों के रास्ते में भारी अड़चन आ जाती। मान लीजिए कि ये वो स्ट्रेट है और ये स्ट्रेट के दोनों तरफ घाटी की दीवारें हैं। सबसे पहले हम आर्च के हिस्सों को आकार में काटते हैं और फिर धीरे धीरे आर्च के हिस्सों को जोड़ते हुए पूरे आर्च को बनाते हैं। अब अगर आप मान लें कि ये पूरा बना हुआ आर्च है और इसके ऊपर यहाँ पर वजन पड़ रहा है, तो आप देखेंगे कि वो कंप्रेशन फोर्सेस जो इस कार से आती हैं आर्च के कई हिस्सों से होती हुई नीचे जाती हैं और आर्च के दोनों जोड़ों पर जाती हैं। अब टेलफोर्ड के सामने ये दिक्कत खड़ी हो गई कि जब हम आर्च बनाते हैं तो उसे संभालने के लिए आर्च के बीच में यहाँ नीचे कुछ सपोर्ट्स होने जरूरी हैं ताकि उसे बनाते हुए आर्च के हिस्से स्ट्रेट में न गिर जाएं, और उसके लिए जरूरत पड़ती है स्कैफोल्डिंग की। पर यह बात उस समय की मौजूदा सरकार को बिल्कुल मंजूर नहीं थी, क्योंकि शिपिंग चैनल में ऊंचे जहाजों के गुजरने के लिए हाई वाटर मार्क के ऊपर 30 मीटर क्लियरेंस जरूरी थी, और इस वजह से टेलफोर्ड को ऐसी चीज के बारे में सोचना पड़ा जो उन्हें बहुत लंबा और साफ फैलाव दे सके। फिर थॉमस ने जो चीज बनाने की सोची वो दुनिया का पहला अहम लंबे फैलाव वाला सस्पेंशन ब्रिज था। सस्पेंशन ब्रिज बनाने के लिए चाहिए 2 बेहद मजबूत जोड़ और फिर हमें चाहिए 2 टावर। जब हम टावर्स बना लेते हैं उसके बाद केबल लेते हैं जैसे ये हैं और उन्हें टावर्स के ऊपर ले जाते हुए बांध देते हैं, और फिर हम मेन केबल से हैंगर केबल्स नीचे लटकाते हैं और फिर ब्रिज डेक को जगह पर लगाते हैं। और फिर जब पूरा ब्रिज बन जाता है और उसके बाद उस पर कोई वजन पड़ता है जैसे कि इस कार का, तो जब कार आगे बढ़ती है और वो इस फैलाव के बीच के करीब पहुंचती है तो कार का वजन फिर ट्रांसफर होकर ऊपर हैंगर केबल से होता हुआ मेन केबल में जाकर टावर के ऊपर जाता है। तो इस केबल में खिंचाव इन मजबूत जोड़ों में ठहर जाता है और कंप्रेशन फोर्सेस यहाँ से नीचे होते हुए बुनियाद में और नीचे चट्टान में चली जाती हैं। तो इस तरह असल में सस्पेंशन ब्रिज काम करता है, जैसे कि यहाँ ये खूबसूरत ब्रिज है। थॉमस का सस्पेंडेड डेक इंजीनियरिंग की महारत का शानदार नमूना था। सस्पेंशन ब्रिज के अहम फायदे ये हैं कि आप ब्रिज डेक के नीचे बिना किसी सपोर्ट के लंबी दूरियों तक फैलाव कर सकते हैं, जिससे आपको बिना सपोर्ट वाले बहुत लंबे साफ फैलाव मिल सकते हैं, क्योंकि जो सारा सपोर्ट मिल रहा है वो ब्रिज के ऊपर से सस्पेंडिंग केबल्स और मेन केबल से आ रहा है। तो ब्रिज डेक के नीचे किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है, जो कि स्ट्रेट में यकीनन बहुत जरूरी चीज है। जाहिर तौर पर कोरिंथ की खाड़ी में पेपर निकोलस और उनके साथी इंजीनियर्स के लिए सस्पेंडेड ब्रिज बेहतरीन हल था, पर उन्हें यह ब्रिज एक अलग ही पैमाने पर बनाना था। पूरा बनने के बाद रेन इंटेरियन ब्रिज को मेनाई ब्रिज से 7 गुना लंबा होना था। थॉमस के सस्पेंशन ब्रिज की मुख्य एंकर्ड केबल से अलग इस केबल स्टे डिजाइन ने अलग अलग केबल्स का इस्तेमाल किया, जो उन 4 विशाल खंभों से निकल रही थीं, जो सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर लगे थे। हर केबल सेट डेक के 12 मीटर लंबे हिस्से को संभाले हुए था। सन 2003 में डेक को फिट करने का विशालकाय काम शुरू हुआ।
डेक के हिस्सों को कोरिंथ की खाड़ी में लाया गया और उनके बीच में मिलने तक उन्हें खंबे के दोनों तरफ जोड़ा गया और इस काम में 1 साल से ज्यादा वक्त लगा। लेकिन इस ब्रिज के इंजीनियर्स को एक और जानलेवा चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर थॉमस टेलफर्ड को मेनाई में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। असल में ये जगह यूरोप के एक सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वाले हिस्से में है। हवा के हालात के बारे में हमें पता रहता है, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। उसे झेलने के लिए हम ब्रिज को उस तरह बनाते हैं, पर भूकंप का मामला अलग होता है। एक्सपेंशन जॉइंट्स की बदौलत डेक फैल सकता है जब दोनों तरफ के लैंड मासेस एक दूसरे से धीरे धीरे दूर खिसकते हैं, लेकिन उसे भारी भूकंप से बचाने के लिए एक बेमिसाल नई तकनीक की जरूरत थी। जरा गौर कीजिए कि यह डेक सिर्फ खंभों को बिना छुए उससे होता हुआ जा रहा है। डेक खंभों पर टिका नहीं है और यही इस फुल सस्पेंशन डेक की बेजोड़ खूबी है। हर पियर पर टिकने के बजाय ये डेक सिर्फ ऊपर लटका हुआ है, जिससे ये एक विशाल 2.3 किलोमीटर लंबा फुली सस्पेंडेड फ्लोटिंग डेक बन गया है। किसी भी भूकंप के आने पर लचीलापन काम आता है। पियर्स अपनी बुनियादों पर हिल डुल सकते हैं और अगर भूकंप आने के समय डेक जुड़ा होता तो वो टूट सकता था। लेकिन यह भी जरूरी था कि डेक खाड़ी में अक्सर चलने वाली तेज हवाओं के समय झूले या लहराए नहीं। इंजीनियर्स के सामने अब यह दिक्कत थी कि वो सामान्य हालत में टिकाऊपन और भूकंप के दौरान लचीलेपन को कैसे पक्का करें। इसका हल था दुनिया के सबसे बड़े शॉक अब्जॉर्बर्स। ये उसी तरह के शॉक अब्जॉर्बर्स हैं जैसे हमारी कारों में होते हैं। ये थोड़ी हलचल होने देते हैं, पर ज्यादातर इनका काम है इस एनर्जी को अंदर खींच लेना। अगर जबरदस्त हलचल होती है तो एक मामूली फ्यूज उड़ने से ये विशाल शॉक अब्जॉर्बर्स काम शुरू कर देते हैं। जैसे ही फ्यूज उड़ता है, छोटी ट्यूब बड़ी ट्यूब के अंदर चली जाती है और उसी समय डैम्पर्स अपना काम शुरू कर देते हैं। ये डिवाइस सालों तक काम में नहीं आते और अचानक एक दिन इनकी सख्त जरूरत पड़ती है, इसलिए हर चीज एकदम सही होनी चाहिए। तो अगर ये कोई बहुत पेचीदा चीज होती और जब हमें इनकी बहुत जरूरत पड़ती तो ये काम नहीं करते। भूकंप रोधी इस डिजाइन ने ब्रिज खुलने के 4 साल बाद अपनी अहमियत साबित